हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स यात्रा यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल के अंदर अब हम चैप्टर वाइज क्वेश्चंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और हमने 2024 से सबसे पहले स्टार्ट किया है। तो आज हमारे सबसे पहले चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। आई होप यू विल ऑल एंजॉय दिस वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, Coulomb force F versus 1 by r square graph for two pair of point charges Q1 and Q2 and Q2 and Q3 are shown in figure. Q2 is positive and least magnitude. तो क्वेश्चन में बोला है Q2 जो सबसे पॉजिटिव है और सबसे छोटा है। तो अगर Q2 सबसे छोटा है तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी दोनों गलत है, क्योंकि Q2 सबसे लास्ट में आना चाहिए था जो कि Q3 और Q1 है, तो ए और सी गलत है। अब हमें बी और डी में से चेक करना है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। Q2 तो दोनों लास्ट में सेम ही आ रहे हैं। अब हमें Q3 और Q1 में जाना है। तो जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं कि θ2 जो है हमारे सामने वो θ1 से बड़ा है, और जब जब हमारे पास एंगल बड़ा होता है तो इसका मतलब स्लोप जो होगा, स्लोप जो है वो पेयर Q2 और Q3 का बड़ा होगा। किससे? स्लोप ऑफ पेयर Q1 एंड Q2 से। जैसा कि हम जानते हैं इस क्वेश्चन में Q2 तो हमारा स्मॉल है, तो बचा कौन? Q3। Q2 तो स्मॉल है, बचा कौन? Q3। तो Q3 की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद कौन आएगा? Q1, उसके बाद कौन आएगा? Q2। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सही होगा दैट विल बी द ऑप्शन नंबर डी। इसके मुताबिक हम देख सकते हैं कि Q3 हमारा सबसे बड़ा है, फिर Q1, फिर Q2। और अब हमें पता कैसे लगा कि ज्यादा है, तो हमने कौन सा फॉर्मूला यूज करा। तो अब हम इसके लिए सॉल्यूशन बताते हैं आपको, हमने इसको सॉल्व कैसे किया। एमसीक्यू के हिसाब से इतना सफिशिएंट था। कूलम्ब फोर्स फॉर्मूला होता है हमारे सामने K Q1 Q2 1 by r स्क्वायर। हमारे पास जो एक्सेस यूज करी गई है इसमें वो यूज करी गई है, वाई एक्सेस पे इन्होंने लिया है फोर्स को, एक्स एक्सेस पे इन्होंने लिया है 1/r स्क्वायर को। 1/r स्क्वायर को इन्होंने x माना है, तो ये क्या बन गया? m का नाम होता है स्लोप। इस इक्वेशन से आप सब फेमिलियर हैं, क्योंकि x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, तो y इक्वल टू mx स्टैंडर्ड इक्वेशन है हमारी किसकी? स्ट्रेट लाइन की। तो ग्राफ क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन, और m इसका क्या होगा? स्लोप। तो इस इक्वेशन के मुताबिक हमारा जो स्लोप है वो किसके बराबर होगा? k Q1 Q2। यानी ये जो टर्म है K1 K Q1 Q2 ही क्या रिप्रेजेंट करेगा? स्लोप। और हम सब जानते हैं कि स्लोप बराबर किसके होता है? tan थीटा के बराबर भी होता है। तो जिसका थीटा ज्यादा होगा उसका दो चार्जेस का प्रोडक्ट भी ज्यादा होगा, और इसीलिए हमने Q2 और Q3 का प्रोडक्ट ज्यादा करा इसका एज कंपेयर टू Q1 Q2 के। बट Q2 तो ऑलरेडी छोटा था, तो इसका मतलब Q3 ही ज्यादा था, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हुआ। आप इस फॉर्मूले को याद करें, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। स्लोप बराबर K Q1 Q2 इक्वल्स टू tan थीटा। क्वेश्चन नंबर 2, ये हमारे सामने इस बार एंगल हमें दिए गए हैं। आप देख सकते हैं डायग्राम में θ1 की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। θ2 की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री। आपसे रेशियो पूछा गया है दो चार्जेस का। तो जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं कि जो हमारा m है यानी स्लोप किसके बराबर होता है? tan थीटा। किसके बराबर होगा? tan थीटा। और हमारे क्वेश्चन में जो tan थीटा है वो किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? K Q1 Q2 से। अगर Q1 Q2 यूज कर रही हैं, ऊपर आप डायग्राम को फोकस करें तो आप देखेंगे आपने ये Q1 Q2 यूज करा है, तो एंगल आपने θ1 यूज करा है, तो θ1 आ जाएगा। नीचे वाली लाइन के लिए क्या चार्जेस हैं? K Q2 Q3, और एंगल कितना है हमारा इस बार? tan θ2 है। तो K से K कट गया, Q2 से Q2 कट गया, क्या बचेगा? Q1 अपॉन Q3, ये बचने वाले। तो अगर हम देखना चाहेंगे, अब वैल्यूज पुट कर देते हैं इसमें, tan θ1, सो θ1 इज tan 30 डिग्री। दूसरा एंगल हमारे सामने कितना है? tan 60 डिग्री। किसके बराबर है ये? Q1 अपॉन Q3 के बराबर है। tan 30 इज 1/√3, tan 60 इज √3 इक्वल्स टू Q1 by Q3। सॉल्व करके क्या आ जाएगा? Q1 by Q3 इक्वल्स टू 1/3। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज माय करेक्ट आंसर, 1/3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है, आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को रीड करें एक बार। क्वेश्चन आपको ये समझ में आएगा कि आपके सामने एक बॉल है B1, इसके ऊपर चार्ज है -7 PC, P का मतलब है पिको कूलम, और B2 पर चार्ज है हमारे सामने +4 पिको कूलम। इनके साथ एक तीसरी बॉल है, थर्ड बॉल आइडेंटिकल है, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसको कॉन्टैक्ट में ला रहे हैं, तो B3 पे चार्ज मान लेते हैं Q3 है।
अब फाइनल चार्ज हमें सबके ऊपर दिया गया है, हर ईच बॉल पे फाइनल चार्ज दिया क्योंकि चार्ज की शेयरिंग हो जाएगी, और सब पे चार्ज कितना है -2 पिको कूलम। तो इनिशियल चार्ज निकालना है B3 का। तो यहाँ पर जो हमारा कंसेप्ट है वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमें क्या सिखाता है, इनिशियल चार्ज इक्वल टू फाइनल चार्ज, क्योंकि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये सिर्फ ट्रांसफर होगा एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर। तो इनिशियल चार्ज देखते हैं, तो -7 pc पहले वाले पे, दूसरे वाले पे +4 pc, तीसरे वाले पे है Q3, और इन सब का क्या निकालेंगे हम, एवरेज, यानी 3 से डिवाइड करेंगे, जो तीनों बॉल को एक साथ कॉन्टैक्ट में लाया गया है। और फाइनल चार्ज हमें कितना दिया गया है ऑन ईच बॉडी, -2 pc, -2 pc हमें फाइनल चार्ज सबका अलग दिया गया है। तो कैलकुलेशन कर लेते हैं, यहां से कितना हो जाएगा, -3 pc प्लस में Q3, और ये इधर मल्टीप्लाई हो गया -6 pc। कैलकुलेशन करके यहां से Q3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 पिको कूलम। तो अवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो हमने क्या कंसेप्ट यूज किया है इसमें, कंसेप्ट है हमारा इनिशियल चार्ज इक्वल टू फाइनल चार्ज, यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सेज दैट एक थिन प्लास्टिक रॉड है जिसको बेंड किया गया है सर्कुलर रिंग में, जिसकी रेडियस कितनी है, R। तो ये रही हमारे सामने एक रिंग, रेडियस है इसकी कितनी, R। हम पहले ये एक्सेस बना देते हैं, ये एक्स एक्सेस, ये हमारी वाई एक्सेस, सो दैट दिस इज ओरिजिन, समझने में आसानी हो जाएगी। ये हमारी रेडियस कितनी होगी, R। इट इज यूनिफॉर्मली चार्ज विद लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। इस रिंग पे चार्ज कितना दिया गया है, लैम्डा। अब हमें पता है कि वो लैम्डा जो चार्ज है वो एक जगह पर नहीं अक्यूमुलेट होगा, बल्कि पूरी रिंग पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यूनिफॉर्मली, यानी ये प्लस इस साइड भी आएगा, ये प्लस इस साइड भी आएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सबके ऊपर बराबर, इधर भी आएगा और इधर भी आएगा। तो अगर मैं इस रिंग को देखना चाहूँ तो मैंने 4 हिस्सों में इसको कंसिडर कर लिया। अब मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है सेंटर पर। तो सिंपल सा नियम है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां पे एक टेस्ट चार्ज रख सकते हैं हम। सो मैंने मान लिया है +1 कूलम, एक टेस्ट चार्ज मैंने यहाँ पर रख दिया। क्या करने वाले हैं, ये जब मैं आपके सामने ब्लैक कलर से वो कर रहा हूँ, इस पोर्शन की वजह से, इस पोर्शन पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। इस पोर्शन की वजह से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालूंगा तो प्लस प्लस क्या करेगा, रिपेल, तो डायरेक्शन कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ। दिस इज माई इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर मैं सेम इस ब्लैक पोर्शन की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहता हूं मैं, तो ये प्लस प्लस भी सेंटर में क्या करेगा, रिपेल, तो ये डायरेक्शन भी कहाँ जाएगी, नीचे। और क्योंकि रेडियस बराबर है, चार्ज भी बराबर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, बराबर। तो 1 अगर मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ 1 और ये 2, तो 1 and 2 पेयर जो है इनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्वल एंड अपोजिट होगा, इक्वल एंड अपोजिट होगा। इसीलिए जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनकी वजह से कितना होगा, 0। सिमिलरली अगर हम यूज करते हैं ग्रीन पेन, ग्रीन पेन की वजह से हम देखेंगे इधर ये पोर्शन जो हमारा है इसकी वजह से जो डायरेक्शन है वो नीचे जाएगी, इसको हमने 3 बोल दिया। और एक डायरेक्शन सिमिलरली ऊपर जाएगी, उसको हमने क्या बोल दिया, 4, इस पोर्शन की वजह से। तो ये भी क्या होगा हमारे सामने, इक्वल एंड अपोजिट होगा। तो 3 and 4 की वजह से भी क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट, तो इसीलिए इसका कैंसिल भी हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर रिंग विल बी 0। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट हमारे सामने, ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा हमारे सामने, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, वी हैव अ लॉन्ग infinitely long straight wire having a linear charge density lambda is capped along the y dash y axis in xy plane। तो बना लेते हैं, ये हमारी y axis, x axis, ये x axis हो गई है। यहां पर हमारे सामने इस प्लेन में हमारे सामने ये दी गई है एक पतली सी वायर, इन्फिनिटली लॉन्ग वायर, ये रही। कितना चार्ज है इस पे, प्लस का लैम्डा है, ये ओरिजिन है। एक पॉइंट चार्ज Q है, कहां पे रखा गया है, P पॉइंट पे, और कोऑर्डिनेट्स क्या है उसके, x, 0, यानी ये कितने डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे यहाँ पे Q चार्ज रखा गया है। इस पे लगने वाला फोर्स कैलकुलेट करना है। इस फॉर्मूले को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस फॉर्मूले पे बोर्ड में इस 2024 में 3 से 4 क्वेश्चन आए थे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वायर, infinitely long straight wire is, our formula is 2k lambda by r. This is the formula, 2k lambda by r. This is the formula. इसको यूज करने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालना चाहते हैं फिलहाल। तो P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो क्या हो जाएगा हमारे सामने, 2k lambda by x। x 2 लिया क्योंकि डिस्टेंस x है हमारा क्वेश्चन में।
अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जिस जगह पर पता है और वहां पर हमें कैलकुलेट करना है फोर्स, तो उसका फॉर्मूला होता है F बराबर Q इंटू ई। तो Q की वैल्यू सेम है और E की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, 2K लैम्डा बाई एक्स। दिस इज माई फोर्स। लेकिन हमारे ऑप्शंस में सारे आंसर आप देख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट की टर्म्स में दिए गए हैं, तो आपको ये चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 सेम है, Q सेम है, लैम्डा सेम है, X सेम है, और K का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो आप देख सकते हैं यहाँ से एक 2 से 4 कट जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा, 2 बचेगा। क्या बचेगा, 2। और ये चार्ज पॉजिटिव है, ये भी प्लस है, प्लस प्लस क्या करेगा, रिपेल, तो डायरेक्शन जाएगी अवे। अवे का मतलब रिपल्सिव, तो रिपल्सिव ऑप्शन नंबर बी में है या ऑप्शन नंबर डी में है। अब जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारे सामने इसमें 2 नहीं है, इस ऑप्शन में 2 नहीं है, लेकिन हमारा एक 2 बचेगा कैंसिल करने के बाद। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, रिपल्सिव होगा और क्यू लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एक्स की वैल्यूज की हो। So this is the correct answer. Question number 6 we have, एक चार्ज क्वेश्चन, वीडियो पॉज करके आप प्लीज क्वेश्चन रीड करें। ओके, क्वेश्चन आपको ही समझ में आया होगा कि एक रेडियस स्फेरिकल सेल है जिसकी रेडियस कितनी है, आर है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा। इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, ई। अगर इसकी रेडियस को आपने कितना कर दिया है, 2r कर दिया है, सिग्मा को सेम रखा है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मान लेते हैं ई डैश। तो आपसे पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द ओल्ड स्फीयर टू द न्यू स्फीयर, तो आपको ई अपॉन ई डैश का रेशियो पूछा है कितना होगा, ये पूछा है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर, सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर, अगर कोई कंडक्टर चार्ज है और उसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है, तो आंसर इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और इसी क्वेश्चन में सिग्मा सेम है, इस क्वेश्चन में सिग्मा क्या है, सेम। तो रेडियस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द रेडियस, सो अवर आंसर विल बी सेम। तो ई बाई ई डैश का रेशियो कितना आ जाएगा, 1:1, क्योंकि इसमें आर नहीं आ रहा, रेडियस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। चार्ज कंडक्टर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू होती है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि सब जगह क्या रहेगा, इसमें सेम डिपेंड कर रहा है सिग्मा पे, बट क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि सिग्मा की वैल्यू आपको क्या रखनी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या रखनी है, सेम। तो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 7, एन आइसोलेटेड, आइसोलेटेड का मतलब है जो आसपास की चीजों पे जिसका इन्फ्लुएंस ना हो। आइसोलेटेड कंडक्टर बना लेते हैं, ये रहा। इसमें क्या है, एक कैविटी है, कैविटी बना ली जाती है छोटी सी, हैज अ नेट चार्ज प्लस क्यू, उसके ऊपर कितना चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है। एक पॉइंट चार्ज इसके अंदर रखा गया है कैविटी में, तो ये रहा प्लस, आपने रखा है प्लस का क्यू, उसके सेंटर में रख दिया। द चार्ज ऑन द कैविटी वॉल एंड द आउटर सरफेस ऑफ द वॉल, तो यहाँ लगेगा इंडक्शन फिनोमिना। कैसे, अगर ये प्लस है तो यहाँ क्या डेवलप हो जाएगा, माइनस, यहाँ क्या डेवलप होगा, प्लस, यहाँ क्या डेवलप होगा, माइनस, यहाँ क्या डेवलप होगा, प्लस। जितना नेगेटिव अंदर है उतना ही इंडक्शन से माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, प्लस प्लस डेवलप हो जाएगा, तो ये प्लस क्यू बाहर आ जाएगा। अब हमसे कहाँ पूछा गया था, एक तो कैविटी वॉल, तो कैविटी वॉल पे हम देख सकते हैं डायग्राम से, अगर हम चेक करें तो हम इसको ब्लू से सर्कल करते हैं, तो डायग्राम से कैविटी वॉल पे कितना चार्ज आ रहा है, नेगेटिव, तो माइनस का क्यू, माइनस का क्यू। और आउटर वॉल पे अगर हम चेक करेंगे तो कितना रहेगा, क्यू प्लस क्यू, क्योंकि एक क्यू तो पहले से था और एक क्यू ये रहा। तो अगर हम लिखना चाहें इसको कैविटी वॉल पे लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस क्यू, और आउटर सरफेस पे लिखेंगे तो टोटल चार्ज बड़ा वाला पहले प्लस में स्क्रॉल की, तो क्यू प्लस क्यू। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट इज सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। फिनोमिना हमने जो यूज करा है, फिनोमिना का नाम क्या है, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन हमने कंसेप्ट यूज किया है। तो ये चार्जेस की प्रॉपर्टीज है, आपने इसमें देखा होगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे भी क्वेश्चन आ गया, इंडक्शन पे भी क्वेश्चन आ चुके हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 वी हैव 2 पॉइंट चार्जेस हैं, ये एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में एग्जांपल है, चैप्टर के बीच में वहां से निकाला हुआ है क्वेश्चन। 2 चार्जेस हैं पी एंड क्यू हैविंग द सेम चार्ज, चार्ज सेम है बट उनके मासेस अलग अलग हैं, दोनों रेस्ट से शुरू हो रहे हैं, तो इनिशियल स्पीड कितना हो जाएगा, 0, और डिस्टेंस क्या है, दोनों का बराबर है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कर रही है, हमें टाइम का रेशियो कैलकुलेट करना है। चलिए देखते हैं क्या करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि फोर्स जो लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में क्या होता है, F बराबर QE, और अगर एक्सलरेट करेंगे तो F बराबर MAB होता है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। तो A निकालेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, QE बाई M हो जाएगा। अब क्वेश्चन में जो सेम है वो हटाते चले जाइए। मास क्या है, क्वेश्चन में सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्वेश्चन में क्या है, सेम है।
तो ये दो क्वांटिटी तो हमारे सामने सेम है, तो यानी ए जो बचेगा वो सिर्फ किसके इनवर्सली बचेगा, मास के इनवर्सली बचेगा। ए किसके इनवर्सली बचेगा, मास के इनवर्सली बचेगा। तो ये कंसेप्ट हम यूज कर सकते हैं। तो हम लगाते हैं पहले एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब इसने क्या बोला था, रेस्ट से शुरू हो रहा था पार्टिकल, तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो हटा दीजिए, ये 0 हो गया। s बराबर क्या बचेगा, हाफ ए टी स्क्वायर। हमने क्यों लगाया ये, क्योंकि टाइम निकालना है मुझे। अब हम इसे लगाएंगे पार्टिकल्स नंबर p के लिए, तो p कर दीजिए, यहाँ पर p कर दीजिए, यहाँ भी p कर दीजिए, यहाँ भी p कर दीजिए। अब लगाइए q के लिए, तो 1/2 a क्यू टी स्क्वायर क्यू कर दीजिए। अब क्वेश्चन में क्या है, एस पी बराबर एस क्यू ऑलरेडी गिवन है, क्योंकि बोला है, आप पढ़ेंगे क्वेश्चन, ये रहा इक्वल डिस्टेंस, दिस इज अ वर्ड इक्वल डिस्टेंस, तो हमने दोनों को बराबर कर दिया है, तो रखें बराबर। तो 1/2 ए पी टी स्क्वायर पी 1/2 ए क्यू टी स्क्वायर क्यू, तो हाफ विल बी गॉन। हमें रेशियो निकालना है टाइम का, तो हम क्या कर सकते हैं, हम लगाएंगे यहाँ से टी स्क्वायर पी अपॉन टी स्क्वायर क्यू इक्वल्स टू, सॉल्व करेंगे तो ये हमारे सामने जाएगा ए क्यू अपॉन ए पी, डन। अब यहां से ए वाला फॉर्मूला देखें, ये फॉर्मूला देखें, ए किसके इनवर्सली है, मास के, किसके इनवर्सली है, मास के। तो एक बार क्या हो जाएगा 1/m³ और एक बार क्या हो जाएगा 1/mp, राइट। इनवर्सली रिलेशन आया था ना ऊपर, वही यूज करें। तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर पी अपॉन टी स्क्वायर क्यू इक्वल टू कितना, mp/m³। तो यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे तो रूट स्क्वायर हटाएंगे तो लगा देंगे रूट, तो रूट में क्या हो जाएगा, रूट में कितना mp/m³। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो लेट्स सी ऑप्शन में कौन सा आ रहा है, रूट में mp/m³ इज ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे सामने, एक क्यूब है जिसकी साइड कितनी है 0.1 मीटर, प्लेस किया गया है उसको डायग्राम के अकॉर्डिंगली, और हमारे सामने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है अलोंग द आई कैप। तो आई कैप ये रहा, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा दिया अलोंग द एक्स एक्सिस, और क्वेश्चन में दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर दिया है 500x। x क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू लेनी पड़ेगी मुझे। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं ये वाला सरफेस ड्रॉ करता हूँ, इसको मैंने बोल्ड कर दिया, तो ये जो मैंने सरफेस लिया है ये ओरिजिन से कितना दूर है, इसका डिस्टेंस लेना पड़ेगा। अगर मैं ये वाला बोल्ड करता हूँ, ये सरफेस लेता हूँ, तो ये ओरिजिन से कितना दूर है, इसका डिस्टेंस लेना पड़ेगा। तो x मेरे पास कहीं ना कहीं डिस्टेंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस में वेरी कर रहा है, उसकी वैल्यू मुझे यूज करनी पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि क्यूब के कितने सरफेस होते हैं, 6 होते हैं। कितने सरफेस हैं, 6। तो हम क्या करने वाले हैं इस क्वेश्चन में कि हम 6 सरफेस बना लेते हैं पहले। जैसे मान लीजिए हमने टॉप वाला बोला है 1, तो उसका एरिया वेक्टर कहां पर होगा, ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर है, राइट हैंड साइड में। एंगल क्या बनेगा 90। फ्लक्स का फॉर्मूला हमारे सामने क्या होता है, E S cos थीटा। और जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें हम देखें सरफेस नंबर 1 के लिए, तो हमारा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एंगल बना है वो कितने डिग्री का बना है, कितने डिग्री का एंगल बना है, 90 डिग्री का। cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो इसीलिए ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स नंबर 1 का कितना होगा, 0। फ्लक्स ड्यू टू सरफेस नंबर 1 विल बी 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि एंगल कितना है, 90। अगर मैं सरफेस नंबर 2 ले रहा हूँ, विच इज नंबर द बॉटम पार्ट, बॉटम सरफेस ले, तो उसका एरिया वेक्टर क्या होगा, नीचे की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी कहाँ है, राइट में। एरिया वेक्टर कितना एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, 90 डिग्री। अगर एंगल हमारे सामने 90 डिग्री बनेगा तो cos फिर से कितना हो जाएगा, cos 90 0। तो फ्लक्स 2 की वजह से भी क्या आएगा, 0। ऐसे ही मैंने 3 माना, जो बैक है, बैक सरफेस मैंने माना 3, फ्रंट मैंने माना 4, तो उसका भी एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, और सामने वाले फोर्थ का भी कितना होगा, 90 डिग्री। तो इन चारों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा वो सारा कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि cos 90 होता है 0। अब बचता है हमारे सामने लेफ्ट और राइट वाले सरफेस, तो इसको मान लेते हैं सरफेस नंबर 5, इसको मान लेते हैं सरफेस नंबर 6। सरफेस नंबर 5 का अगर मैं एरिया वेक्टर ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो वो कहां जाएगा, पीछे की डायरेक्शन में, येलो लाइन से हमने शो किया है। और 6 का एरिया वेक्टर कहां जाएगा, हमारे पास आगे की डायरेक्शन में। तो अगर मैं सरफेस नंबर 5 के लिए चेक करूंगा, तो अब हम सॉल्व करके दिखाते हैं इसको आपको। 4 सरफेस 5, अगर हम 5 के लिए हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो क्या होगा, देखते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है फ्लक्स नंबर 5 के लिए, क्या हो जाएगा, E S cos एंगल कितने डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ब्लू लाइन आगे है, इलेक्ट्रिक फील्ड आगे है, और येलो लाइन पीछे की डायरेक्शन में नंबर 5 के लिए, यानी एरिया वेक्टर पीछे की डायरेक्शन में, तो टोटल एंगल क्या बनेगा, 180। cos 180 की वैल्यू -1, तो माइनस का E इंटू S। अब हमें एरिया भी उसी का ही लेना पड़ेगा जो सरफेस नंबर 5 है, और आप देख सकते हैं सरफेस नंबर 5 एक स्क्वायर है। क्या है, एक स्क्वायर है।
स्क्वायर की साइड क्वेश्चन में कितनी है, एक बार पढ़ लेते हैं। स्क्वायर की साइड कितनी है हमारे सामने, 0.1 है। तो एरिया कितना हो जाएगा इसका, एरिया कितना हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर एरिया हो जाएगा। माइनस आगे पहले से था। अब मुझे क्या देखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या देखना है मुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है। हमारे सामने इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन क्या है, 500x। क्या है, 500x। और हम देख सकते हैं कि ये जो सरफेस नंबर है कितना दूर है, ये 0.1 कितना दूर है ओरिजिन से, 0.1 दूर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 500 तो वैल्यू दी गई है और ओरिजिन से कितना दूर था, 0.1 दूर था। तो ये हमारे सामने क्या निकल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। तो इस नंबर को आप मल्टीप्लाई करिए और इस नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपके सामने आंसर आएगा वो माइनस में 0.5 और फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे फॉर सरफेस नंबर 6 के लिए। सिर्फ क्या फर्क आएगा, फर्क ये आएगा पहला तो कि एंगल आपका 0 डिग्री बन जाएगा, ई एस कॉस 0। आप डायग्राम में देख सकते हैं ये वाली येलो लाइन आगे की तरफ है, ये वाली येलो लाइन आगे की तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आगे की तरफ है। तो एंगल क्या बनेगा, 0 डिग्री। कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो क्या बचेगा, ई इंटू एस। 5 6 लिख रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था हमारे सामने, 500x। कितना था, 500x। तो अगर हम देखेंगे सरफेस नंबर 6 जो है वो कितना दूर हो जाएगा, टोटल कितना दूर है, वो ओरिजिन से कितना दूर है, तो 0.1 तो डिस्टेंस पहले से दिया गया है और साइड भी कितनी है 0.1, तो टोटल कितना हो जाएगा 0.2 मीटर हो जाएगा। तो 500 इज अ नंबर और टोटल x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.2 और एरिया जो है हमारे सामने स्क्वायर का लेना है। स्क्वायर का एरिया वापस कितना होगा, 0.1 का स्क्वायर। अगर इस नंबर को हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर। हमें निकालना है टोटल फ्लक्स। तो 5 1 5 2 5 3 5 4 ये चार तो जीरो थे, इनको तो लिखने की नीड ही नहीं है, ये चारों जीरो है। तो बचे कौन है, 5 का और 6 का। तो फ्लक्स ड्यू टू 5 प्लस फ्लक्स ड्यू टू 6 ये कितना था, माइनस का 0.5, ये कितना था 1। तो फाइनल आंसर जो बचा है वो कितना बचा है, 0.5 न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर। दिस इज माय नेट फ्लक्स, दिस इज माय नेट फ्लक्स। अब इस क्वेश्चन का, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी है, बी पार्ट। आपसे पूछा है चार्ज निकालने क्यूब में कितना होगा। चार्ज निकालने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे गॉस थ्योरम। तो टॉपिक है हमारे सामने अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम सेज दैट ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, यानी ये क्या हो गया, पूरा फ्लक्स हो गया, किसके बराबर होता है, q बाई एप्सिलॉन नॉट, q बाई एप्सिलॉन। तो नेट फ्लक्स हम निकाल चुके हैं, कितना था नेट फ्लक्स हमारा, हम ये यूज करेंगे 5 इक्वल्स टू q बाई एप्सिलॉन नॉट। नेट फ्लक्स कितना आया था हमारा 0.5। क्यों मुझे कैलकुलेट करने हैं, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर -12। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां से वैल्यू निकल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करें 0.5 इंटू 8.85 इंटू 10 की पावर -12 और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा 4.4 इंटू 10 की पावर -12 कूलम। दिस इज माय फाइनल चार्ज। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा जो हमने अप्रोच लगाई है, क्योंकि एक क्वेश्चन और भी आएगा आगे से, सेम इसी अप्रोच पे है। लेफ्ट और राइट वाले का ही मैटर करेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में है, बाकी सबका 0 हो जाएगा। उन दोनों का निकालना है, एक में एंगल 180 है, एक में एंगल 0 है। दोनों को जोड़ के नेट फ्लक्स निकालने हैं और फिर गॉस थ्योरम के इस्तेमाल से चार्ज निकाल देना है। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि जो चैप्टर नंबर 2 की एक वीडियो आएगी उसमें भी सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन यूज किया गया है, तो ध्यान से समझिएगा, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2 सेज कि दो मेटालिक स्फीयर हैं, एक है हमारे सामने S1 और दूसरे मेटालिक स्फीयर है जिसका नाम है S2। एक की रेडियस कितनी है 1 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस है 1 cm, इसकी रेडियस है हमारे सामने 3 cm। दोनों पे सिग्मा क्या है, सेम। दोनों का सिग्मा क्या है, सेम। और कितना दिया गया है सिग्मा, ये रहा, ये सिग्मा है। सिग्मा बराबर 2/पाई इंटू 10 की पावर -9 सिग्मा गिवन है। देयर प्लेस फार अवे, बहुत दूर रखे गए हैं और इनको एक वायर से कनेक्ट कर दिया गया है। तो नया चार्ज निकालना है। सिंपल सा रूल ध्यान रखेंगे, वायर से कनेक्ट करने के ऊपर क्वेश्चन आएगा। अगर दो मेटालिक स्फीयर हैं या स्फेरिकल शेल है, वायर कनेक्ट करा गया है, तो सिंपल कंसेप्ट है, उनका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम। पोटेंशियल क्या होगा, सेम। ध्यान रखना, इस कंसेप्ट पे सवाल चलेगा, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम। तो कॉमन पोटेंशियल का एक फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं। अगर पोटेंशियल सेम ही हो गया तो कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा। तो कॉमन पोटेंशियल का मैं फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, कॉमन पोटेंशियल का हमने फॉर्मूला यूज करना है, वो हो जाएगा हमारे सामने V बराबर Q1 प्लस Q2 अपॉन में C1 प्लस C2। C क्या आ गया यहाँ पर, C है कैपेसिटेंस। C का नाम क्या है, कैपेसिटेंस। और एक स्फेरिकल कंडक्टर के लिए, ये मैं भी फॉर्मुलेस बता रहा हूँ, फिर सॉल्यूशन करेंगे। मैं भी
स्पेरिकल कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। एक आइसोलेटेड स्पेरिकल कंडक्टर अगर हमारे सामने है तो उसकी वजह से जो हमारा कैपेसिटेंस है उसका फॉर्मूला क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, ये हम यूज करेंगे। अगर ये आपको डेरिवेशन करना है ये कॉमन पोटेंशियल तो कैसे यूज करा, हमने इसको सॉल्व करा है इनिशियल चार्ज इक्वल्स टू फाइनल चार्ज से हमने इसको सॉल्व करने की कोशिश करी है। अगर हम इनिशियल चार्ज बराबर फाइनल चार्ज करते भी हैं तो हमें पहले चार्ज निकालना पड़ेगा, तो पहले हम चार्ज निकालते हैं। सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज यानी पहले वाले का चार्ज अपॉन में एरिया 4 पाई r1 स्क्वायर। तो कैलकुलेट करते हैं, Q1 कितना हो जाएगा, सिग्मा होता है चार्ज अपॉन एरिया, तो कितना हो जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई r1 स्क्वायर। सिग्मा की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली दी गई है हमारे सामने, ये रहा 2 अपॉन पाई इंटू 10 की पावर माइनस का 9 इंटू 4 इंटू पाई, रेडियस नंबर 1 है 1 सेंटीमीटर, उसको मीटर में बदलना पड़ेगा, तो 1 इंटू 10 की पावर माइनस 2, और क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, 4 पाई आर स्क्वायर है ना तो स्क्वायर कर दिया। तो उसको कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 8 इंटू 10 की पावर माइनस 13 कूलम। सिमिलरली वी कैन फाइंड Q2। Q2 के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, सिग्मा इंटू 4 पाई R2 स्क्वायर। सिग्मा की वैल्यू सेम है विच इज 2 अपॉन पाई इंटू 10 की पावर माइनस 9 इंटू में 4 पाई, रेडियस नंबर 2 कितने हैं 3 सेंटीमीटर, तो 3 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर। इस नंबर को सॉल्व कर दीजिए और इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 72 इंटू 10 की पावर माइनस 13 कूलम। दिस इज द चार्ज नंबर 2। तो हमने दोनों पे चार्ज निकाल लिए। अब हम क्वेश्चन पे जा सकते हैं सॉल्व करने के लिए। सो देखो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या लिखा था मैंने, Q1। हमें नया चार्ज निकालना है, बट नया चार्ज निकालने के लिए हमें नया पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, पहले कॉमन पोटेंशियल ढूंढना पड़ेगा। ये फॉर्मूला था C1 प्लस C2। Q1 की वैल्यू कितनी है 8 इंटू 10 की पावर माइनस 13। Q2 की वैल्यू हमने कितनी यूज करनी है, Q2 है कितना 72 इंटू 10 की पावर माइनस 13, और C1 क्या था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये रहा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, तो ये यूज करेंगे। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू रेडियस कितनी है 1 सेंटीमीटर, यानी इतना से मीटर में बदल दिया। दूसरे वाले में करेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में 3 सेंटीमीटर, यानी 3 इंटू 10 की पावर माइनस 2। और जैसा कि हम जानते हैं ये पहले ऊपर वाला सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा 8 0 ऐड हो जाएगा इंटू 10 की पावर माइनस 3। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आप कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ क्या बचेगा 1, इधर कितना बचेगा 3, 1 और 3 कितना हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2। इंटू में 1 लगा सकता हूँ मैं, क्यों लगाया मैंने, क्योंकि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, तो क्या लिख सकता हूँ मैं 8 0 80 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9 अपॉन में 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2। तो इसको सॉल्व करते हैं, v की वैल्यू निकाल के देखते हैं कितनी आ रही है हमारी, तो कैंसिल आउट करते हैं, जो कैंसिल हो रहे हैं 4 से कितने पे कट गया 20 पे, 9 टू 18, तो इसको सॉल्व करके आएगा 1.8 वोल्ट, सब कुछ कट जाएगा, फाइनल क्या बचेगा 1.8 वोल्ट। अब मुझे क्या निकालना था नया चार्ज, तो फॉर्मूला हो जाएगा Q बराबर CV, कैपेसिटेंस के फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, Q इक्वल टू CV, ये डैश है नया वाला है। C की वैल्यू कितनी है, C1 लगाएंगे, C1 कितना होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R1, और V कितना निकला है मेरा 1.8, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यूज करेंगे। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर 9, यस और नो, कैसे लिखा, अगर हमें देखना है तो हम यहाँ देख सकते हैं छोटा सा, हमारे पास 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, तो इसका रेसिप्रोकल करके हमने ये वैल्यू निकाल दी है, हमें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट चाहिए था। रेडियस कितनी है 1 इंटू 10 की पावर माइनस 2, क्योंकि सेंटीमीटर में था उसको मीटर में बदल दिया, इंटू 1.8। तो इसको सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा जो Q1 डैश की वैल्यू आएगी 2 इंटू 10 की पावर माइनस 12 कूलम। तो ये मेरा हो गया नया वाला चार्ज, दिस इज माई Q1 डैश, यही मुझे कैलकुलेट करना था। तो इस क्वेश्चन को एक बार हम दोबारा से देखते हैं, स्टार्टिंग से अप्रोच। हमने क्या लगाना है, जब भी वायर से कनेक्ट होगा तो हमें क्या यूज करना है, कॉमन पोटेंशियल का कंसेप्ट यूज करना है, ये बात ध्यान रखेंगे। वायर कनेक्ट, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला याद रखेंगे आप, ये वाला होता है V बराबर Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। आइसोलेटेड कंडक्टर के लिए जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है वो कितना है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। हमने सिग्मा का फॉर्मूला यूज करके किसकी वैल्यू निकाल ली, चार्ज नंबर 1 की, इसी प्रकार हमने किसकी वैल्यू निकाली चार्ज नंबर 2 की, और हमने ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी है।
रेडियस सेंटीमीटर में दिया था, उसको मीटर में दिया। कैलकुलेट करने के बाद हमने कॉमन पोटेंशियल निकाला, कितना आया 1.8 वोल्ट। तो नया हमें चार्ज निकालना था, तो Q इक्वल टू सी वी, ये फॉर्मूला होता है। इसमें हमने C की वैल्यू फिर से डाली है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R, और V की वैल्यू हमें दी गई थी 1.8 वोल्ट। तो कैलकुलेशन करके हमारा आंसर आ गया 2 इंटू 10 की पावर -12 कूलम। क्वेश्चन नंबर 11 है नेक्स्ट हमारे सामने। आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन एक बार रीड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे सामने। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसको कंसिस्ट कर रहा है चार्जेस इतने इतने, लोकेटेड एट इतना 0 0, मतलब ओरिजिन हो गया, और ये एक्स वाई प्लेन में हो गया। तो डायग्राम बनाते हैं एक छोटा सा। तो ये हो गई हमारे सामने वाई एक्सेस, ये हो गई एक्स एक्सेस, एक्स इन वाई। तो यहाँ पर एक चार्ज रखा गया है, इसकी ब्लैक से शो कर देते हैं। 1 पीसी बोला है उन्होंने इसको, -1 पीसी, ओरिजिन पे -1 पीसी, और एक यहाँ रखा गया है +1 पीसी। ये जो डिस्टेंस इस प्रकार है कि ये दूरी आपकी कितनी हो गई यहाँ से तक 3 mm, और ये दूरी कितनी दे दी गई उन्होंने वाई एक्सिस में 4 mm। तो आप जानते हैं सारे पाइथागोरस थ्योरम, और उससे पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम से ये नंबर निकाल सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 5 cm, 5 सेंटीमीटर। यानी दो डाइपोल, आपको पता है दो डाइपोल के बीच का जो डिस्टेंस है इसको 2a लिखते हैं। दो डाइपोल के डिस्टेंस को क्या लिखते हैं 2a। तो ये कितना आ जाएगा हमारे सामने 5 mm है, सॉरी ये मिलीमीटर है, ये मिलीमीटर। तो मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 5 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। तो ये हमारे सामने क्या आ गया, द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। हमें क्या कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन में टॉर्क निकालना है। तो टॉर्क आप जानते हैं कि जब भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो उस पर लगने वाले टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, पीई साइन थीटा, और पी सबको पता है Q इंटू 2a, ई इंटू में कितना साइन थीटा। चार्ज कितना है क्वेश्चन में पढ़ते हैं एक बार। चार्ज है हमारे 1 पीसी, 1 पीसी मतलब 1 पिको कूलम। तो 1 इंटू 10 की पावर -12। डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, इसको नीचे लिखते हैं, थोड़ा सा स्पेस कम है यहाँ पे। तो टॉर्क बराबर 1 इंटू 10 की पावर -12। मैग्नीट्यूड लिया है हमने, चार्ज का क्या लिया है मैग्नीट्यूड। डिस्टेंस कितना है, ये रहा 5 इंटू 10 की पावर -23, 5 इंटू 10 की पावर -3, सॉरी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें कितनी की है, ये रहा 1000। इलेक्ट्रिक फील्ड क्वेश्चन में कितना है 1000। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया 1000, इनटू में क्या बचा साइन थीटा। तो मान लेते हैं ये एंगल हमारे पास थीटा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऑलरेडी एक्स डायरेक्शन में काम कर ही रहे हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द एक्स एक्सिस, और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है नेगेटिव से पॉजिटिव, जो कि ये रहा पी वेक्टर। और इस फॉर्मूले में जो थीटा है वो पी और ई के बीच का एंगल ही तो होता है। तो ये डायग्राम ऐसा बन गया, यहाँ पर ई हो गया, यहाँ पर पी हो गया, और ये एंगल कितना है हमारे पास थीटा। तो डायग्राम में अगर हम साइन थीटा निकालेंगे तो हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय। तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -15, हमने सॉल्व कर दिया, 12 और 3 15 कर दिया, इंटू में 1000 अभी सेम कर लिया, साइन थीटा यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो कितना हो जाएगा हमारे सामने, परपेंडिकुलर कितना है 4, और हाइपोटेन्यूज कितना है 5। मिलीमीटर से मिलीमीटर कट जाएगा। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद, इस सारा कुछ काटने पीटने के बाद, तो आपका आंसर कितना आएगा 4 इंटू 10 की पावर -12 न्यूटन इंटू मीटर। टॉर्क की यूनिट क्या होती है, न्यूटन इंटू मीटर। ये हमारे सामने हो गया। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें टॉर्क की डायरेक्शन भी बतानी चाहिए, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो टॉर्क का फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। अगर हम डायरेक्शन सॉल्व करना चाहें तो उसकी डायरेक्शन जो निकल के आएगी वो क्या आएगी, माइनस का के कैप, यानी माइनस का जेड एक्सिस में हम इसको यूज कर रहे हैं। डायरेक्शन क्या है हमारे पास, माइनस का के कैप यानी नेगेटिव जेड डायरेक्शन। हम राइट हैंड स्क्रू रूल से भी इस डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज द डेरिवेशन, और सेकंड पार्ट फिर हमारे पास वो वाला क्वेश्चन आ गया। तो लेट्स सी। Using Gauss law, show that the electric field E at a point due to a uniformly charged infinitely plane sheet is इतना। हमें प्रूव करना है। तो स्टार्ट करते हैं पहला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन। ये 5 मार्क क्वेश्चन था, इसमें 2 पार्ट आए हुए। तो हमें बनानी है एक यूनिफॉर्मली चार्ज शीट। तो ये रही हमारे पास वो शीट, इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज हमने शो कर दिया है। और जैसा कि हम जानते हैं इस शीट में जो चार्ज है वो कहां पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, एरिया पर। तो उसके लिए कंसेप्ट क्या लगेगा, सिग्मा। सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। इसका क्या नाम है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। चार्ज मान लेते हैं क्यू, एरिया का सिंबल मान लेते हैं एस। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू एस। तो इतना चार्ज है, दिस इज द चार्ज।
अब हमें इसकी वजह से कैलकुलेट करना है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, तो निकालने के लिए हमें पता है गॉस थ्योरम अप्लाई करनी है। तो देखते हैं क्या होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या फॉर्मूला होता है हमारे सामने, ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी जो टोटल चार्ज गॉसियन सरफेस में है उसके अंदर का हमें चार्ज लेना होता है। तो हमें यहाँ पे गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। सो गॉसियन सरफेस इसके लिए जो बनेगा बाय सिमेट्री, वो बनेगा एक आपके सामने एक सर्कुलर सिलेंडर गिरा। ये एक गॉसियन सरफेस बनाया है आपने, ये रहा इस तरह से। तो अब इसकी वजह से कैसे सॉल्व करना है देखते हैं। हमें पता है प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर आउटवर्ड निकलेंगी, इस प्लस की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर आउटवर्ड निकलेंगी, राइट। मैं इसको तीन पार्ट में डिवाइड करता हूं। अगर मैं ये वाला हिस्सा लेता हूं तो इसका एरिया वेक्टर कहां जाएगा, इधर, इसको बोलेंगे ds1। अगर मैं ये वाला पार्ट लेता हूं, इसका एरिया वेक्टर ये कितना है, ds2, इसका एरिया वेक्टर कहां जाएगा, ऊपर। अगर मैं ये देता हूं इधर, इसका एरिया वेक्टर इधर जाएगा, इधर, इसका नाम है ds3। तो आप देख सकते हैं कि जो सरफेस नंबर आपका ds1 है, इसके लिए एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बन रहा है इसका, आप देखें ई वेक्टर ये रहा, ई वेक्टर ये रहा, और ds वेक्टर भी ये रहा। कितना एंगल है, रेड लाइन सेम डायरेक्शन में, तो एंगल कितना होगा, 0। ये ई वेक्टर इस डायरेक्शन, इसके लिए ई वेक्टर इसी डायरेक्शन में है, एरिया भी इसी डायरेक्शन में, तो ये एंगल भी कितना बनेगा, 0। लेकिन अगर हम चेक करते हैं इस वाले सरफेस के लिए, तो एरिया वेक्टर ऊपर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो यहाँ एंगल क्या बनेगा, 90। तो सरफेस नंबर 2 का कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा, क्योंकि cos 90 कितना हो जाएगा, 0। और जैसा कि हम देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर, जो S1 है, जो ये हमने माना है ds1 और ds3 दोनों सर्कुलर रीजन है। ये जो ये है ds1 और ds2 ये सर्कुलर रीजन के पार्ट है, तो दोनों का एरिया भी क्या होगा, सेम होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं E इंटू एस प्लस में E इंटू एस बराबर Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशंस कैसे आई है हमारे सामने। तो अगर हम इसको करना चाहें तो पहली बात तो इनके लिए एंगल 0 डिग्री बनेगा, तो cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, वो मैंने लिखी नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बाहर निकाल दिया, ds का इंटीग्रेशन क्या कर दिया, s। 2 बार करेंगे, क्योंकि एक बार 1 के लिए और एक बार 3 के लिए, क्योंकि 1 और 3 दोनों क्या है, बराबर। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे s1 बराबर s3 बराबर s, दोनों का एरिया बराबर है, तो मैंने उसको s मान लिया है। तो सॉल्व कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 2e s बराबर, और q कितना निकाला था हमने, ये रहा। q कितना है हमारे सामने, सिग्मा इंटू एस, तो सिग्मा s अपॉन में कितना, एप्सिलॉन नॉट। s से s कैंसिल हो गया, e की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज द पार्ट जो हमें सॉल्व करना है। अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे, अगर हमें इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो क्या हो जाएगा, ई वेक्टर इक्वल्स टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सेम है। और एन कैप क्या दिखा रहा है, इसकी डायरेक्शन दिखाएगा, यूनिट नॉर्मल वेक्टर कहते हैं, एन कैप इसकी डायरेक्शन दिखाएगा। इस क्वेश्चन का नेक्स्ट है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट ही वापस क्यूब वाला क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें हमारे सामने साइड कितनी है, पहली बात तो 10 सेंटीमीटर, तो a बराबर है 10 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 0.1 मीटर, 0.1 मीटर। हमें वापस क्या करना है, इस क्वेश्चन में स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो ये वाला ले लेंगे हम, एक तो ये सरफेस हो जाएगा, तो वाले मैटर करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ काम कर रहा है, आई कैप डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ काम कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में। तो एक ये वाला सरफेस और एक ये वाला सरफेस, यही दो बचेंगे। हमने पीछे भी वीडियो में कराया था, प्लीज वहां जाके देखें इस क्वेश्चन को एक बार। सिर्फ यही दो बचेंगे, इसका एरिया वेक्टर जाएगा पीछे, इसका एरिया वेक्टर जाएगा आगे, बाकी सबका कितना हो जाएगा, 0। और हमारे सामने जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन दी गई है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 5x स्क्वायर प्लस में 2 दिया गया है। इस इक्वेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वेरी कर रहा है। इस बार नोट करो कि जो सरफेस मैंने बनाया है लेफ्ट साइड से, उसको ब्लू कर देते हैं। ये जो सरफेस है ये ओरिजिन पे ही बैठा हुआ है, किस पे बैठा हुआ है, ओरिजिन पे। तो इसमें x की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी, इस सरफेस के लिए x वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी, 0। और ये जो मैं अब कर देता हूँ, उसको लेटर से येलो कर दिया हमने इसको, ये वाला पार्ट, ये वाला सरफेस ओरिजिन से दूर है। और ये कितना दूर है, आप देख सकते हैं इसकी साइड जितना दूर है, साइड, और इसकी साइड कितनी है आपकी, 0.1 मीटर। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, आपको 0.1 मीटर रखनी पड़ेगी। तो चलिए करते हैं, एक बार हम लेफ्ट वाले के लिए सॉल्व करेंगे, एक बार राइट के लिए। इसको 1 मान रहा हूं मैं, 2, बाकी सबका क्या हो जाएगा, 0। तो हम निकाल रहे हैं फ्लक्स नंबर, सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का। फ्लक्स नंबर 1, ई एस कॉस एंगल कितना है, 180 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन क्या दी, 5x स्क्वायर प्लस में 2, एरिया स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायर की साइड कितनी हो जाएगी, 0.1 का स्क्वायर, कॉस 180 की वैल्यू -1। लेकिन इसमें मुझे x क्या करना है, इसमें पुट 0 करना है। क्यों, क्योंकि वो ओरिजिन पे रखा गया है। कहाँ रखा गया है, ओरिजिन पे रखा गया है। तो इसको मैं यहाँ एक ही बार में लिख देता हूँ इधर। सो हम इसको रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा,
5 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 2, ये हो गया एरिया। व्हाट इज एरिया? एरिया की हम बात करेंगे तो 0.1 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर बन रहा है, आप देख सकते हैं ये जो ब्लू पार्ट आपको दिख रहा है ये स्क्वायर है। स्क्वायर का एरिया साइड इंटू साइड, साइड कितनी है इसकी 0.1, इंटू में एंगल कितना था cos 180 -1, तो इसकी कैलकुलेशन करके हो जाएगा 2 इंटू 0.01, माइनस में तो हो जाएगा माइनस का 0.0, माइनस में 0.02 न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे φ2 की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो φ2 कितना हो जाएगा, ई एस एंगल कितना है 0, cos 0 की वैल्यू 1। लेकिन ये वाला सरफेस तो ओरिजिन से दूर है, आप डायग्राम देखेंगे दोबारा से, ये रहा, ये ओरिजिन से दूर है, ये रहा, और ये साइड कितनी है आपकी 0.1, कितनी है साइड 0.1, तो हमने इसको कितना कर दिया 0.1 का स्क्वायर प्लस में 2, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। एरिया कितना हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर और cos 0 की वैल्यू 1, तो इसकी कैलकुलेशन करने के बाद ये जो नंबर आएगा वो आपके सामने आ जाएगा 2.05 मल्टीप्लाई में 0.01, सो यू विल गेट दिस पार्ट। ये हमारे सामने कैलकुलेशन करने के बाद आया है। तो हमें क्या निकालना है, टोटल फ्लक्स निकालना है। टोटल फ्लक्स किसके बराबर होगा, φ1 प्लस φ2, जोड़ देते हैं। φ1 कितना है माइनस का 0.02, φ2 कितना है 2.05 इंटू में 0.01, तो इस नंबर को आपको सॉल्व करना है, और इस नंबर को सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 5 इंटू 10 की पावर -4 न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। दिस इज माय नेट फ्लक्स। नेट फ्लक्स, इस क्वेश्चन में आगे चार्ज भी पूछे, ये रहा नेट, क्या पूछे, नेट चार्ज भी पूछे सेकंड पार्ट में, नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्यूब। तो हमें इसमें क्या निकालना है सेकंड पार्ट में, नेट चार्ज, तो उसके लिए हम किसका यूज करने वाले हैं, गॉस थ्योरम का। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फ्लक्स बराबर किसके होता है, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू इनसाइड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स कितना आया था हमारे पास 5 इंटू 10 की पावर -4, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर -12, भी नंबर याद करने हैं आपको। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 44.25 इंटू 10 की पावर -16 कूलम। दिस इज माई चार्ज इनसाइड द बॉक्स, या टोटल चार्ज जो हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में। सेम अप्रोच है, सेम क्वेश्चन है। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 13, डेफिनेशंस पूछी गई हैं इसमें, आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन रीड करें एक बार। ए पार्ट है इसमें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन पूछी गई है और डायमेंशन पूछी गई है, तो बता देते हैं। फ्लक्स जो होता है वो होता है इट इज द मेजर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, total number of electric field lines passing a surface normally। नॉर्मली मेंशन करना जरूरी है थोड़ा, क्योंकि आपको ये समझ में आ जाएगा आगे चल के कि जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा, इसीलिए नॉर्मली हम करते हैं मैक्सिमम फ्लक्स के लिए। इट इज अ मेजर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस नॉर्मली। और बात करें डायमेंशन की, तो फॉर्मूला में पता है क्या होता है, फॉर्मूला ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। अगर वेक्टर फॉर्म लिख रहा हूं तो मैं, तो इसका डायमेंशन सॉल्व करके जो आएगा वो क्या आएगा, ml3 t-3 a-1। अगर ये जानना है आपने कैसे किया तो यहां बता देते हैं आपको। हम इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालेंगे F बराबर क्यू ई से, तो E बराबर किसके हो जाएगा F अपॉन क्यू, और फोर्स का कितना होता है mlt-2, चार्ज का कितना होता है at, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ से कितना आ जाएगा mlt-3a-1, ये कितना आ गया हमारे सामने इलेक्ट्रिक फील्ड का आ गया। और एस क्या है, एरिया, एस क्या है एरिया, एरिया का क्या होता है एल स्क्वायर, एरिया का क्या होता है एल स्क्वायर, तो इसको एल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का बी पार्ट, अ प्लेन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड, साइड कितनी है स्क्वायर की 1 cm, स्क्वायर की साइड कितनी है 1 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट स्टेप जैसा कि जानते हैं कि सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 0.01 मीटर, 0.01 मीटर, राइट। आगे चलते हैं। इस प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारी साइड आई है, तो अगर मुझे एरिया कैलकुलेट करना है, एरिया भी निकाल लेते हैं। एरिया क्या हो जाएगा 0.01 का स्क्वायर, ये स्क्वायर है ना, एरिया साइड इंटू साइड। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है हमारे सामने 100 दिया है, अलोंग द आई कैप डायरेक्शन में दिया है, और एक यूनिट नॉर्मल वेक्टर की वैल्यू भी दी गई है इसमें, एन कैप भी दिया है क्वेश्चन में, ये रहा कितना है 0.8 आई कैप, 0.6 k cap. This is the area vector also. We supposed to find the electric flux, तो फ्लक्स का फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म यूज कर सकते हैं क्योंकि सब कुछ वेक्टर में ही है। E वेक्टर डॉट एस वेक्टर, पहले E की वैल्यू लिखो,
ई कितना है 100, आई कैप, एरिया कितना है हमारे सामने 0.01 का स्क्वायर, और एन कैप की वैल्यू डाल दो, जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है 0.8 कैप प्लस 0.6 की कैप। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आई वाला आई के साथ मल्टीप्लाई होगा बस, बाकी सब जीरो हो जाते हैं क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है। तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना देगा 100, तो यहाँ से आ गया, ये कितना आएगा 0.01 इंटू में 0.01 इंटू में 0.8, रेस्ट इज 0। तो ये तो इससे पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना हो जाएगा 8 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। और जैसे कि हम जानते हैं आई वाला सिर्फ आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, जे वाला जे के साथ, बाकी सब जीरो हो जाते हैं। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 सेज स्टेट द गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। पहले हमें स्टेटमेंट बतानी है एंड अप्लाई दिस टू ऑब्टेन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइटली प्लेन शीट। प्लेन शीट का हम इसमें क्या करके दिखा रहे हैं, डेरिवेशन करके दिखा रहे हैं। तो चलिए करके देखते हैं। पहले हम स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं गॉस थ्योरम का। गॉस थ्योरम की फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल्स टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। और q कौन सा चार्ज होता है, इनसाइड वाला। तो यही स्टेटमेंट बनानी है, तो लिखेंगे द सरफेस इंटीग्रल। सरफेस क्यों, क्योंकि एरिया के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना इसका। तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए closed surface is 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed by surface। ये स्टेटमेंट है, ये आपको एज इट इज याद करनी है। सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड over a closed surface is 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed by the surface। नेक्स्ट इसने बोले अप्लाई द ऑब्टेन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट नियर द यूनिफॉर्मली चार्ज। ये हम ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर आपको बता देते हैं एक बार, यही डेरिवेशन से हमने पीछे किया था। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 12 के फर्स्ट पार्ट में हमने डेरिवेशन किया था, तो ये बिल्कुल सेम टू सेम है। तो आप पीछे से इसको देखेंगे। आई एम गोइंग टू राइट हियर क्वेश्चन नंबर 12 फर्स्ट पार्ट आप फॉलो करिए, यू विल गेट द आंसर ऑफ दिस डेरिवेशन। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हम देखते हैं। इसका सेकंड पार्ट ये रहा, इसको हमने मार्किंग 15 कर दिया है, वैसे ये क्वेश्चन नंबर 14 ही है। 14 का सेकंड पार्ट है, हमने मार्किंग इसको 15 कर दिया, उसको 14 बना लेते हैं। ये 14 का सेकंड पार्ट है। ये इस पे हम न्यूमेरिकल कर चुके हैं ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन में, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो देखते हैं एक बार इसको। क्वेश्चन में बोला है 2 लॉन्ग स्ट्रेट वायर कार कैप्ड एज शोन इन द डायग्राम। द लीनियर चार्ज डेंसिटी दी गई है, लैम्डा 1 है हमारे सामने, कितना 10। माइक्रो को बदलने के लिए 10 की पावर -6। लैम्डा 2 कितना है, माइनस में 20 इंटू 10 की पावर -6। हमें क्या करना है, नेट फोर्स निकालना है। फोर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, F बराबर QE। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या रखा गया, इलेक्ट्रॉन। क्या रखा गया, इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज तो मुझे पता है इलेक्ट्रॉन का, तो मुझे सिर्फ क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो यहाँ पर हम पहले हम रख देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ही रख दिया आपने, ये रहा माइनस में E, दिस इज द इलेक्ट्रॉन, राइट। इसी पे निकाल लेते हैं। तो हम पहले इसमें फोर्स निकालना चाहते हैं, तो फोर्स निकालने के लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम जनरली क्या रखते हैं, टेस्ट चार्ज। तो हम यहाँ टेस्ट चार्ज रख देते हैं, पॉजिटिव, ये रहा। चलिए डायरेक्शन देखते हैं। ऊपर वाले पे चार्ज क्या था, पॉजिटिव है, इस पे क्या चार्ज दिया है, नेगेटिव है। तो प्लस प्लस क्या करेगा, रिपेल। तो डायरेक्शन कहाँ पर आएगी, नीचे। तो E1 वेक्टर की डायरेक्शन नीचे है, जबकि लैम्डा 2 पे नेगेटिव है और इस पे क्या है, पॉजिटिव। तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट, तो वो भी कहाँ जाएगा, नीचे। तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। डायरेक्शन सेम है तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो देखेंगे, तो पहले हम निकालेंगे E नेट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, हम ले रहे हैं मैग्नीट्यूड। क्या ले रहे हैं हम लोग, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। तो अब हम नेगेटिव साइन यूज नहीं करेंगे कहीं पर भी। अगर हमें लैम्डा नेगेटिव दिया है तो हम नहीं यूज करेंगे, क्योंकि हमने डायरेक्शन में काउंट कर लिया है। दूसरा, हम उसमें वेक्टर फॉर्म नहीं ले रहे हैं, हम उनका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। तो वायर की वजह से जो हमने फॉर्मूला बताया था, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का फॉर्मूला हमारे सामने क्या होता है, K बराबर, फॉर्मूला होता है सॉरी, E बराबर 2K लैम्डा बाय R। E बराबर 2K लैम्डा बाय R। इसको यूज करके देखते हैं क्या आंसर आता है। तो देखो 2 सेम है, K सेम है। लैम्डा 1 की वैल्यू आपको कितनी दी गई है क्वेश्चन में, ये रहा 10 इंटू 10 की पावर -6। 10
इंटू 10⁻⁻6। डिस्टेंस कितना है? 10 सेंटीमीटर। पहले वाले से कितना डिस्टेंस है? 10। दूसरे वाले से कितना बचेगा? 20। 10 सेंटीमीटर को बदल दिया मीटर में, प्लस में 2k। दूसरे वाले का लैम्डा कितना है हमारे पास? 20। मैग्नीट्यूड लेना है तो माइनस नहीं लेंगे हम लोग। 20 इंटू 10⁻⁻6। और डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 20 इंटू 10⁻⁻2, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 30 था, ऊपर वाला 10, तो नीचे वाला क्या बचेगा? 20। इसकी कैलकुलेशन करनी है, सॉल्व करना है, तो निकाल के देखते हैं एक बार कॉमन कुछ। सो 2 बाहर, k बाहर आ जाएगा और k की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9। नीचे से 10⁻⁻2 कॉमन आ जाएगा और 10⁻6 भी कॉमन आ रहा है ऊपर से, -6, तो वो भी निकाल देते हैं। इंटू 10⁻6 में आ रहा है, तो यहाँ बचेगा 10/10 और यहाँ बचेगा 20/20। बाकी रेस्ट विल बी कैंसिल। तो ये हमारे पास कैलकुलेशन करते हैं, ये आंसर कितना आ जाएगा? यहाँ कितने पे कट गया? 1 पे। ये कितने पे कट गया? 1 1 कितना हो गया? 2 2 2 4 4 9 36। तो कैलकुलेशन करके जो आंसर आएगा फाइनली 36 इंटू 10⁵। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें तो कैलकुलेट फोर्स करना था इस क्वेश्चन में, तो ये हो गया यूनिट होती है इसकी न्यूटन पर कूलम। तो F बराबर क्या होता है? Q इंटू ई। अब Q कौन है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन का चार्ज मैग्नीट्यूड ले रहे हैं वापस हम अभी। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू में, एंड व्हाट इज माय इलेक्ट्रिक फील्ड? इसको नीचे करा देते हैं। तो ये हमारे सामने मैग्नीट्यूड ले रहे हैं सब जगह पर। F बराबर क्या हो जाएगा? Q इंटू ई वेक्टर। इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था? 36 इंटू 10⁵। तो इसको मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा हमारे सामने? 5.76 इंटू 10⁻⁻13 न्यूटन। ये आ जाएगा हमारे सामने फोर्स। अब हमें डायरेक्शन बतानी है, तो देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देख लो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगा? नीचे। और नीचे वाली डायरेक्शन क्या होती है? माइनस का जे कैप। डायरेक्शन देखेंगे फोर्स की। F बराबर QE, वेक्टर में चल रहा हूं मैं अब। पहली बात तो यहाँ इलेक्ट्रॉन था, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हम जानते हैं कि माइनस का E होता है, और ये डायरेक्शन है माइनस का जे कैप। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का जे कैप। तो फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी? प्लस का जे कैप, यानी अलोंग द वाई एक्सिस होगा। फोर्स उस पे अलोंग द वाई एक्सिस एक्ट करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 15 है 4 point charges of 1 microcoulomb, -2 microcoulomb, 1 microcoulomb and -2 microcoulomb are placed at the corners A, B, C, D respectively of a square of side 30 cm। आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़े। तो हम इसका ए पार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन का नहीं पहले पार्ट कर रहे हैं। तो हमारे सामने क्या है? क्वेश्चन में एक स्क्वायर दिया गया है, तो ये रहा एक स्क्वायर। इसका नाम कर देते हैं A, B, C, D। साइड कितनी है इसकी? 30 सेंटीमीटर। साइड इज 30 सेंटीमीटर, उसे मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे बाद में। फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज ऑफ 4 माइक्रोकूलम। सेंटर पे रखा गया है कितना? 4 माइक्रोकूलम एक चार्ज रखा गया है एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। यहाँ पर हमें नेट फोर्स निकालना है। हमें कॉर्नर पे चार्जेस की वैल्यू दी गई है। ए पे कितना चार्ज है? 1 माइक्रोकूलम। बी पे कितना चार्ज है? -2 माइक्रोकूलम। सी पे कितना चार्ज है? 1 माइक्रोकूलम। और डी पे फिर से कितना चार्ज है? -2 माइक्रोकूलम। तो अब हमें कैलकुलेट करना है सेंटर पे इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो पहले तो हम ये डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं, इसको O मान लेते हैं। तो O से A तक, O से B तक, O से C और O से D, ये सारे डिस्टेंस जो है स्क्वायर में ये सारे क्या होंगे? बराबर। OA, OB, OC और OD, ये सारे डिस्टेंस की वैल्यू बराबर होगी, और ये किसके बराबर होगी? हमारी A/√2। A क्या है इसमें? साइड है। A क्या है इसमें? साइड। तो साइड कितनी है हमारी? 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदल देंगे, कितना हो जाएगा? 0.3 अपॉन √3 मीटर। तो ये हमारा डिस्टेंस हो गया। कहाँ से कहाँ तक? O से B तक का डिस्टेंस हो गया ये वाला। अब हमें क्या करना है? हमें फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो फोर्स देखते हैं एक बार ध्यान से। हम डायरेक्शन देखेंगे, यहाँ पर कितना फोर्स? ये चार्ज है 4 माइक्रोकूलम। ये वाला कितना है? -2 माइक्रोकूलम। हमें फोर्स निकालना है सेंटर पे, तो डायरेक्शन भी हमें सेंटर के हिसाब से देखनी पड़ेगी। तो -2 ने फोर्स पे जो फोर्स लगाया वो अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव? तो आंसर क्या है? अट्रैक्टिव, क्योंकि ये वाला जो चार्ज है वो क्या है आपका? नेगेटिव, और ये वाला चार्ज क्या है? सेंटर वाला पॉजिटिव। माइनस प्लस क्या करेंगे? आपस में अट्रैक्ट करेंगे। तो इसका मतलब जो सी पे फोर्स लगेगा वो कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ। तो क्या लिखेंगे? FOB, इसको सेंटर बोला गया है। तो O पे जो फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा? B की तरफ लगेगा, क्योंकि अट्रैक्टिव नेचर है।
ऐसे ही अगर मैं डी वाले पॉइंट को देखता हूँ तो डी पे मेरा कितना चार्ज है, माइनस का 2 माइक्रो कूलम। तो ये भी क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि माइनस प्लस अट्रैक्ट करेगा तो वो डायरेक्शन नीचे हो जाएगी, इसको क्या बोलेंगे, FOD हो जाएगा। अगर मैं देखता हूँ सी पे कितना चार्ज है, 1 माइक्रो कूलम। तो अब ये 1 प्लस है और ये वाला 4 भी क्या है, प्लस। तो प्लस प्लस क्या करेगा, रिपेल, तो ये डायरेक्शन ऊपर जाएगी, रिपेल करेगा तो अवे जाएगी, इसका नाम क्या होगा, FOC होगा, FOC। और हमारे सामने यहाँ पर पॉइंट है ए, और ए पर भी कितना चार्ज है, 1 माइक्रो कूलम है। तो ये प्लस इस O को रिपेल करेगा, ये डायरेक्शन में क्या जाएगी, नीचे, तो इसको क्या बोलेंगे, FOA बोलेंगे। तो आप अगर इसमें ध्यान से देखेंगे तो आपके सामने कुछ पेयर बन गए, रेड वाले पेयर देखें आप, FOA बराबर किसके होगा, FOC के बराबर। इनका मैग्नीट्यूड बराबर होगा, बट डायरेक्शन क्या होगी, दोनों की अपोजिट होगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो कूलम फोर्स का फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या होता है हमारे सामने, F बराबर K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आप देख सकते हैं डिस्टेंस तो सारे बराबर हैं, ये रहे OA OB OC और OD, डिस्टेंस सारे बराबर हैं, तो डिस्टेंस बराबर है और चार्ज की वैल्यू भी सेम है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम, और डायरेक्शन क्या है, दोनों की अपोजिट। अगर हम इसी प्रकार से देखेंगे FOB माइनस में FOD के बराबर होगा, क्योंकि इनकी डायरेक्शन भी क्या होगी, इक्वल एंड अपोजिट। इसीलिए जो नेट फोर्स निकलेगा सेंटर पे वो कितना निकलेगा, 0, क्योंकि सब एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे और सबका रिजल्टेंट किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। तो इसका आंसर कितना है, 0। आप इसी तरीके से इसको एग्जाम में कर सकते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन है, आप इसे कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का और पार्ट है, उसको देखते हैं एक बार। और पार्ट बी पार्ट है, आप देखें ध्यान से, वीडियो पॉज करें, क्वेश्चन को रीड करें। क्वेश्चन आपको समझ में आएगा कि इसमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड कितनी है, 10 सेंटीमीटर। कितने चार्जेस है, 1 पिको कूलम है, सारे कॉर्नर्स पे रखे गए हैं। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है सेंटरॉइड के ऊपर। तो ये रहा हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी सारी साइड बराबर है, साइड इज अवर 10 सेंटीमीटर। इस पॉइंट को A B C कितना कितना चार्ज रखा गया है, 1 पिको कूलम रखा गया है। तो 1 पिको कूलम सबके ऊपर हमने रख दिया, 1 पिको कूलम 1 पिको कूलम 1 पिको कूलम, A B C के ऊपर हो जाएगा 1 पिको कूलम, साइड 10 सेंटीमीटर। सेंट्रॉइड पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, KQ बाई आर स्क्वायर। KQ बाई आर स्क्वायर इज द फॉर्मूला। तो हम डिस्टेंस की बात करते हैं, तो ये डिस्टेंस देखो, पहले इसको O मान लेते हैं। तो A से O तक का डिस्टेंस, O से B तक का डिस्टेंस और B से C तक का डिस्टेंस सारे क्या होंगे, बराबर। तो OA बराबर OB बराबर OC, और कितना डिस्टेंस होता है, A बाई रूट थ्री। कितना सेंटीमीटर साइड है, 10 सेंटीमीटर। उसको मीटर में बदलेंगे तो 0.1 अपॉन रूट 3 मीटर। डिस्टेंस क्या है, सारे बराबर हैं। अब हम चेक करेंगे डायरेक्शन, अब हम चेक करेंगे सबका डायरेक्शन, क्योंकि देखो चार्ज सबका सेम है, सबकी वैल्यू कितनी है, 1 पिको कूलम, और डिस्टेंस भी क्या है, सबका सेम है। तो बचा कौन है, डायरेक्शन बची है, क्या सेम है या अपोजिट है, देखते हैं। पहले हम देखेंगे बी वाले की वजह से। तो ये वाला हमें क्या डायरेक्शन निकालने के लिए यहाँ पे +1 कूलम चार्ज रख लेते हैं, इसे टेस्ट चार्ज बोला जाता है। तो बी वाले की वजह से ओ पे निकालेंगे तो प्लस प्लस रिपेल करेगा, डायरेक्शन कहाँ जाएगी, आगे। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओ पे निकाला है किसकी वजह से, बी की वजह से। इसी प्रकार से हम सी वाले की तरफ देखेंगे, सी पे भी क्या है, पॉजिटिव। तो सी की वजह से ओ पे निकालेंगे तो ये भी रिपेल करेगा, ये डायरेक्शन कहाँ जाएगी, ऊपर। EOC बोलेंगे इसको। और ए वाले की वजह से डायरेक्शन कहाँ जाएगी, नीचे। इसका नाम क्या हो जाएगा, EOA हो जाएगा। तो अगर मैं इन तीनों को अलग से बनाना चाहूँ तो ये क्या बन जाएगा, एक डायरेक्शन नीचे आई थी, EOA नीचे आ गया था, ये डायरेक्शन इधर गई है, इसका नाम क्या है, EOB हो जाएगा, और ये डायरेक्शन इधर गई है, इसका नाम क्या हो जाएगा, EOC हो जाएगा। इस प्रकार की ये डायरेक्शन है। अब इन तीनों का मुझे क्या निकालना है, रिजल्टेंट। अगर मैं इनका मैग्नीट्यूड निकालना चाहूँ तो वो बराबर होगा, क्यों बराबर होगा मैग्नीट्यूड, क्योंकि सबका फॉर्मूला सेम है, KQ बाई आर स्क्वायर, KQ बाई आर स्क्वायर, KQ बाई आर स्क्वायर। सबके ऊपर मैग्नीट्यूड की क्या है, वैल्यू सेम है, चार्ज सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, सेम। अब हमें रिजल्टेंट निकालना है इन तीनों का, तो देखते हैं रिजल्टेंट के लिए। पहले हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। ये एंगल बनेगा 120 डिग्री, टोटल 360 होते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 120 आ गया। तो हम रिजल्टेंट निकालेंगे, EBC लिख देते हैं, इस रिजल्टेंट का नाम EBC लिख देते हैं। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला हम जैसा कि जानते हैं किसके बराबर होगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो E स्क्वायर OB प्लस E स्क्वायर OC प्लस में 2EOB EOC, एंगल कितना है, cos 120 डिग्री। और जैसा कि आप देख सकते हैं सारे बराबर हैं तो उसको x मान लेते हैं। सारे इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है तो क्या मान लिया हमने, इसको x। तो हम क्या लिखेंगे, रूट में x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस में 2x cos 120 इज -हाफ। इस नंबर को सॉल्व करके किसके बराबर आ जाएगा, x के बराबर। किसके बराबर आ जाएगा, x के बराबर।
अब ई बी सी जो निकला है वो रिजल्टेंट निकला है, इनके बीच में जाएगा, वो रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, इसके बीच में। ये रेड लाइन से शो करा है हमने, क्या बोला हमने, इसको ई बी सी बोल दिया, जो ऊपर जा रहे हैं। अब हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है किस पे, सेंट्रोइड पे। तो क्या लिखेंगे हम, एक वेक्टर ऊपर है रेड वाला आप देख सकते हैं, और एक ये ब्लैक वाला नीचे की तरफ है, ई ओ ए नीचे है। दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो नेट के लिए क्या किया जाएगा, माइनस। तो क्या लिखेंगे, ई बी सी माइनस ई ओ ए। अपोजिट डायरेक्शन में तो हम क्या करने वाले हैं जी, माइनस करने वाले हैं इनको, राइट। चलिए, तो हम देखेंगे ई बी सी किसके बराबर आया है हमारा, एक्स के बराबर। किसके बराबर आया है, एक्स के बराबर। और ई ओ ए भी किसके बराबर है, एक्स के बराबर। एक्स क्या है, कोई हमने नंबर माना था, ये लेट किया है हमने, लेट किया है। और एक्स में से एक्स का कितना आएगा, जीरो। तो इनका मैग्नीट्यूड सेम था, डायरेक्शन अपोजिट थी, तो नेट कितना आएगा, जीरो। तो इसका आंसर भी कितना है, जीरो। तो सेंट्रॉइड पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला है, ई इफेक्टिव या नेट निकला है, वो आंसर भी कितना होगा, जीरो। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ये डेरिवेशन है, 2 बार आया हुआ था, 2 अलग अलग सेट में आया हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, देखते हैं इसको। ए चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड ऑन ए थिन कंडक्टिंग स्पेरिकल शेल। कंडक्टिंग स्पेरिकल शेल है जिसकी रेडियस आर है। गॉस थ्योरम का यूज करके मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इनसाइड और आउटसाइड द शेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला पार्ट। अब हम पहले पार्ट में पहला पार्ट करेंगे जिसका नाम है इनसाइड द शेल। इनसाइड करते हैं, तो मान लेते हैं ये हमारा वो एक स्पेरिकल शेल हो गया, थिन स्पेरिकल शेल। रेडियस कितनी है इसकी, आर। इसके ऊपर चार्ज कितना है, प्लस का क्यू, जो कि पूरे पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसकी वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो हमें यूज करना है अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, राइट। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम सेज ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल्स टू क्यू इन, इन मतलब इनसाइड वाला चार्ज, अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इसको करने के लिए मुझे गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, और जो गॉसियन सरफेस बनेगा इस क्वेश्चन में, जो हमारे लिए इस क्वेश्चन में जो गॉसियन सरफेस बनेगा, दैट विल बी ऐसा कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेगा। हमने एक पॉइंट मान लेना है, हमने एक पॉइंट मानना है इसके अंदर। ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन गया, मान लीजिए ये वो पॉइंट हमने माना है पी। कितना डिस्टेंस दूर है सेंटर से, आर डिस्टेंस दूर है, स्मॉल आर। इस पॉइंट पे मुझे कैलकुलेट करना है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे पॉइंट पी मैंने माना है ये रहा। अगर मैं लिखना चाहूँ एट पॉइंट पी, पॉइंट पी कहाँ पर है, स्मॉल आर इज लेस देन आर, मतलब इनसाइड की मैं बात कर रहा हूँ एट पॉइंट पी। तो यहाँ पर क्यू इन कितना होगा, इस स्पेरिकल गॉसियन सरफेस में क्यू इनसाइड कितना है, जीरो। नेट चार्ज कितना है इसके अंदर, जीरो, क्योंकि कोई चार्ज ही नहीं है। स्पेरिकल शेल में चार्ज कहाँ पर मौजूद है, उसके आउटर सरफेस पर। इनसाइड कोई चार्ज है, नहीं है। तो जब क्यू इन की वैल्यू जीरो है, तो इस इक्वेशन में राइट हैंड साइड जीरो हो गया। अगर राइट हैंड साइड जीरो है तो लेफ्ट हैंड साइड भी जीरो होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर मैं इनसाइड कैलकुलेट करूंगा तो कितना आ जाएगा, जीरो। इस अप्रोच से आप इसको सॉल्यूशन लिख के आएंगे बोर्ड में। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना होगा, जीरो, क्योंकि नेट चार्ज ही कितना है, जीरो। तो इसको सिंस करके आप लिख सकते हैं, सिंस क्यू इनसाइड इज जीरो, हेंस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो जीरो। इसका हम बी पार्ट करने वाले हैं। बी पार्ट हमें क्या बताना है, आउटसाइड करना है मुझे। आउटसाइड हम सॉल्व करेंगे, आउटसाइड द सेल। तो लेट्स सी, तो मान लेते हैं जो डिस्टेंस है स्मॉल आर, वो बड़ा है इस बार कैपिटल आर से, यानी रेडियस से। तो ये रहा हमारा स्पेरिकल शेल, रेडियस कितनी है इसकी, कैपिटल आर, सेंटर ओ। चार्ज कितना है इसके ऊपर, प्लस का क्यू, जो कि पूरे पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसकी वजह से मुझे अगर कैलकुलेट करना है, क्या निकालना है इसकी वजह से, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आउटसाइड। सो व्हाट आई सपोज टू डू इज ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस। सॉरी, मुझे इसकी वजह से क्या बनाना है, एक गॉसियन सरफेस बनाना है, जो कि सिमेट्रिकली इसी के जैसा बनेगा। तो गॉसियन सरफेस अगर बनाना चाहिए तो क्या बनेगा, बिल्कुल ये रहा। तो गॉसियन सरफेस कुछ ये बनेगा, स्पेरिकली सिमेट्रिकल शेप से बिल्कुल आइडेंटिकल इसके जैसा ये गॉसियन सरफेस बन गया। हम यहाँ पर एक पॉइंट पी मान लेते हैं, ये रहा पॉइंट पी। इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, बाहर की तरफ, और प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कहाँ होंगी, बाहर की तरफ, राइट। तो अब हम लगाते हैं गॉस थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, E डॉट डी एस इक्वल्स टू 1/ε0 इनटू में क्यू इनसाइड। अगर मैं देखना चाहूँ तो जो मैंने रेड कलर का जो गॉसियन सरफेस बनाया है, इसके अंदर सारा का सारा चार्ज है, इसके अंदर सारा का सारा क्यू चार्ज प्रेजेंट है, राइट। तो पिछले वाले में तो नहीं था, बट इसमें सारा मौजूद है। चलिए, तो यहाँ पर हम सॉल्व करना चाहते हैं ई डी एस कॉस जीरो, क्योंकि ई और डी एस में कितना एंगल है, 0 डिग्री का।
अंदर कितना चार्ज है, सारा का सारा क्यू चार्ज मौजूद है। कॉस जीरो की वैल्यू 1 हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा क्योंकि रेडियस सेम है तो बाहर आ जाएगा 1/ε0 इंटू में क्यू। ds का इंटीग्रेशन हो जाएगा 4πr²। स्मॉल r क्यों लिया, क्योंकि हम इसकी बात कर रहे हैं, ये स्मॉल r डिस्टेंस है, ये स्मॉल r है हमारा। बाहर वाले गॉसियन सरफेस का हमें रेडियस लेना है तो 4πr² इक्वल्स टू 1/ε0 इंटू में क्यू। तो e की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4πε0 इंटू में q/r²। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट आउटसाइड द सरफेस। इस क्वेश्चन में हमसे ग्राफ नहीं पूछा, मैं आपको ग्राफ भी बनवा देता हूँ स्पेरिकल शेल के लिए, ग्राफ अगर कभी आ जाए एग्जाम में। तो here we have the electric field, here we have distance, ये पॉइंट है r इक्वल्स टू r, इसको बोला जाएगा एट द सरफेस। तो अंदर हमने देखा जब ये लेस देन था तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, 0। तो यहाँ कुछ भी नहीं बनेगा, बिल्कुल डार्क लाइन ब्लैक लाइन है। फिर उसके बाद आउटसाइड की अगर हम बात करें, ये सरफेस हो गया, सरफेस पे मैक्सिमम हो जाएगा और उसके बाद वो धीरे धीरे क्या करेगा, लास्ट में डिक्रीज करेगा। तो E इनवर्सली टू 1/r²। अगर ग्राफ पूछेगा तो ये ग्राफ बन जाएगा इसमें। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट से इज शो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द सेम चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सिग्मा क्या है, सेम, इज ट्वाइस इन केस ऑफ कंडक्टिंग प्लेट। कंडक्टिंग प्लेट की जो सिग्मा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें डबल प्रूफ करना है एज कंपेयर टू नॉन कंडक्टिंग शीट। और यहाँ पर बोले ना कंडक्टिंग प्लेट ऑन आएगा यहाँ पे, ऑन सरफेस देन इन ए नॉन कंडक्टिंग शीट। चलिए सेकंड पार्ट प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पर आपको जो पॉइंट समझना है इसके सेकंड पॉइंट में, वो आपको ध्यान रखना है, क्या कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग शीट। तो उसी के ऊपर ये सवाल है, तो बना लेते हैं। तो एक तरफ हम सबसे पहले करने वाले हैं नॉन कंडक्टिंग। ये कंडक्टिंग शीट आपने गॉस थ्योरम में यूज करी है, जिसका आंसर आता है σ/ε0। तो एक बार बना के दिखा देता हूँ मैं आपको। ये आपकी वो नॉन कंडक्टिंग शीट है। कितना चार्ज है इस पर, पॉजिटिव चार्ज है। आप इसकी वजह से किस प्रकार का गॉसियन सरफेस बना रहे, हमने डेरिवेशन उस वीडियो में ऊपर किया हुआ है, आप प्लीज इसको एक बार चेक करें। ये हमने डेरिवेशन इस वीडियो में किया हुआ है, ऐसे हमने गॉसियन सरफेस बनाया था, राइट। और इसकी वजह से हमने यहाँ पे प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यहाँ पर दिखाई हैं, इसकी इधर जाएंगी। और इस नॉन कंडक्टिंग शीट की वजह से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आया था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो निकला था, वो कुछ इस प्रकार से था, E/S प्लस में E/S बराबर Q/ε0। तो ये कितना था, 2ES बराबर Q/ε0। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा सिग्मा है, सिग्मा जो होता है वो क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। तो यहाँ से अगर हम चार्ज निकालेंगे तो चार्ज कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू एस। ये वैल्यू यहाँ डाल दीजिए, तो 2ES बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा S/ε0। एस से एस कैंसिल, E बराबर कितना आ गया, सिग्मा/2ε0। ये नॉन कंडक्टिंग शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट कर दिया। ये डेरिवेशन हमने शॉर्टकट में ही है क्योंकि हम इस वीडियो में ऊपर करा चुके हैं। तो आप प्लीज़ बैक जाइए और इसको दोबारा से देखिए। अब आ रहे हैं हमारे सामने कंडक्टिंग, क्योंकि यहाँ पर ये 5 नंबर के हिसाब से है, इसमें हम 3 नंबर का एक डेरिवेशन कर चुके हैं इस क्वेश्चन में, और ये 2 नंबर के लिए चल रहे हैं, तो इसमें इतना ही सफिशिएंट है। कंडक्टिंग शीट कुछ ऐसे बना देते हैं। ये हमारे सामने एक प्रकार की कंडक्टिंग शीट है। इसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है, ये ना एक तरफ सारे में पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से मुझे बनाना है इलेक्ट्रिक फील्ड करना है। तो अब जैसा कि हम जानते भी हैं इस बात को कि कंडक्टर के सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा कितना होता है, σ/ε0। लेकिन करना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो अगर हम बनाएंगे गॉसियन सरफेस, ये बनेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यहाँ जा रही है, इसका एरिया वेक्टर यहाँ जाएगा, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये अगर मैं एरिया मानूंगा तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो ये एंगल कितना बनेगा, यहाँ 90 डिग्री, और cos 90 कितना होता है, 0। तो इसकी वजह से कोई भी फ्लक्स नहीं निकलेगा, कोई भी फ्लक्स नहीं निकलेगा। और अगर मैं ये बनाना चाहता हूँ कि मैंने ये छोटा सा एरिया बना दिया, तो इसका एरिया वेक्टर इधर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आगे है, तो यही मेन कंपोनेंट मैटर करेगा हमारे लिए। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, फाई बराबर E/ds, कुछ ऐसे होता है। और ये सिर्फ किसके बराबर बचेगा, E/S के बराबर बचेगा। क्यों, क्योंकि ये जो कर्व सरफेस एरिया है, ये कर्व सरफेस एरिया, इसका तो 0 हो जाएगा, cos 90 0। इस साइड कोई है ही नहीं, क्योंकि हमारे सामने कंडक्टिंग है, और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे भी कितना होता है, 0। कंडक्टर के अंदर अगर हम लेने की कोशिश भी करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0। तो वो मैटर ही नहीं करेगा, तो बचेगा सिर्फ ये राइट्स वाला सरफेस ही मैटर करेगा बस। तो ये कितना देगा, E/S बराबर किसकी, Q/ε0। और Q किसके बराबर होगा, σ/ε0। ये लिखा हुआ है यहाँ पर ब्रैकेट में।
तो यहाँ से वैल्यू निकलेगी हमारे पास ई किसके बराबर हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ई किसके बराबर हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमने इसमें ये चेक किया कि जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, एक बार कंडक्टिंग प्लेट के लिए, एक बार नॉन कंडक्टिंग प्लेट के लिए। तो लेफ्ट वाला क्या है आपका, नॉन कंडक्टिंग। वो देखते हैं ई एन सी, नॉन कंडक्टिंग का कितना आया था, 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और कंडक्टिंग का कितना आया था, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो ई एन सी अपॉन ई सी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन में सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो क्या बचेगा, 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ई सी बराबर कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ई एन सी। ई सी बराबर क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ई एन सी। हमें यही साबित करना था कि कंडक्टिंग शीट जो है उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डबल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ नॉन कंडक्टिंग शीट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और आई थिंक ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो हमने भी थोड़ी देर पहले कर लिया है। एक थिन स्फेरिकल शेल है जिसकी रेडियस आर है, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैलकुलेट करना है आउटसाइड और इनसाइड। बस ट्विस्ट क्या है इस कहानी में, क्या फ़र्क है इस क्वेश्चन में, बस फ़र्क ये है कि इस क्वेश्चन में आपको सिग्मा दिया है और हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें चार्ज दिया गया था। तो ये पहला पार्ट आपको क्वेश्चन नंबर 16 में जाना पड़ेगा और उसके फर्स्ट पार्ट में करने हैं। क्या क्या चेंजेस आएंगे, तो देखो डेरिवेशन वहीं से कर रहे हैं आपको। तो ए इनसाइड अगर मैं निकालूंगा तो वो तो जीरो ही होगा, दैट विल बी रिमेन जीरो। लेकिन अगर ई आउटसाइड की बात करेंगे तो जो हमारा आंसर आया था वो कितना निकाले हमने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। हमने कुछ ऐसे आंसर निकाला था, हमने कैपिटल क्यू सिंबल यूज़ किया था वहाँ पर, तो हम कैपिटल क्यू ही ले लेते हैं यहाँ पर भी, ये आया था। तो यहाँ पर हमें किसकी टर्म में क्वेश्चन दिया गया है, सिग्मा की टर्म में। तो आप सिग्मा की डेफिनेशन यूज कर दीजिए। व्हाट इज सिग्मा, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया। अब एरिया बड़े वाले का लेना है, रेडियस कैपिटल आर की लेनी है क्योंकि उसी के ऊपर तो चार्ज है। तो यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए आप क्यू की। क्यू कितना आ जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए तो देखें क्या रिजल्ट बन गया। तो ई आउटसाइड का जो रिजल्ट है वो कितना देगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सेम है। और कैपिटल क्यू की वैल्यू कितनी है, कैपिटल क्यू की वैल्यू हमने ये निकाली है कितनी है, सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन में कितना था, स्मॉल आर स्क्वायर। तो जो कट रहा है वो काट दीजिए, जो बच रहा है वो बचा लीजिए। तो हमारे सामने क्या बचा, 4 पाई से 4 पाई कट गया तो कितना, जो सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। यही रिजल्ट हमारे सामने बचेगा और यही मेरे सवाल का आंसर है। जो आंसर निकालना था वो किसके टर्म में निकालना था, सिग्मा की टर्म्स में निकालना था, इसलिए हमने ऐसा किया है और कोई काम हमारा नहीं था इसमें। सो दिस इज माई आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और बाकी का पार्ट ऊपर से सेम है क्वेश्चन नंबर 16 के फर्स्ट में। सो लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, क्वेश्चन सेज दो स्टेट वायर हैं, थिन वायर्स हैं, सरफेस उनकी लीनियर चार्ज डेंसिटी दी गई है, λ1 10 है, λ2 -। ऐसा क्वेश्चन सेम टू सेम हमने ऊपर किया है, क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट है। बस डिस्टेंस की वैल्यू बदल गई है, वहां पर 10 सेंटीमीटर और 30 था, या 1 सेंटीमीटर। तो बना लेते हैं, हमारे सामने क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में चल रहे हैं इसके। तो हमारे सामने यहाँ पर एक प्लेट दी गई है, ये रही एक प्लेट, ये रही ये वाली, इस वाली प्लेट का नाम कर देते हैं ए और बी, इस प्लेट का नाम है सी और डी। तो यहाँ पर इस पे कितना है, λ1 कितना है, इस पे दिखा देते हैं, इसका नाम तो 10 माइक्रो, आप वीडियो पॉज करके देखेंगे। λ2 की वैल्यू कितनी है, -20 माइक्रो कूलम पर मीटर। टोटल डिस्टेंस इज 1 मीटर। हमें कहाँ निकालना है, मिड पॉइंट पे। कहाँ निकालना है, मिड पॉइंट पे। मिड पॉइंट का मतलब आधा इधर आधा इधर, तो 0.5 मीटर और 0.5 मीटर। कैलकुलेट क्या करना है, पढ़ लेते एक बार। कैलकुलेट करना है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। उसमें हमें फोर्स भी पूछा गया था। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इनफाइनाइट वायर की वजह से, स्ट्रेट वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फॉर्मूला होता है 2k λ/r। और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सबसे पहले क्या रखना होता है, टेस्ट चार्ज। तो यहाँ टेस्ट चार्ज रख दीजिए प्लस का 1। अब क्योंकि इस पे कौन सा चार्ज है, प्लस। कौन सा चार्ज है, प्लस। तो ए वाला, ए बी वाला इसको रिपेल करेगा, प्लस प्लस रिपेल करेगा, डायरेक्शन आगे जाएगी, E1। बी इस पे कितना चार्ज है, माइनस। ये कितना चार्ज है, माइनस, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये डायरेक्शन भी इसी साइड जाएगी, E2। तो आप देख सकते हैं कि E1 भी इसी डायरेक्शन में है और E2 भी इसी डायरेक्शन में है, दोनों सेम डायरेक्शन है। तो आप क्या कर देंगे, रिजल्टेंट के लिए क्या कर देंगे, आप इन्हें ऐड कर देंगे। तो करते हैं, ई नेट अगर हमें निकालना है तो दैट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ E1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ E2। तो 2k कॉमन ही आ जाएगा सब में। λ1 की वैल्यू कितनी है, 10 × 10⁻⁻⁶। डिस्टेंस कितना है, 0.5, प्लस में
प्लस क्यों ले रहा हूँ मैं, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, नेगेटिव साइन नहीं लेना हमें, डायरेक्शन हम काउंट कर चुके हैं। 20 इंटू 10⁻⁻6 और 0.5, तो आप देख सकते हैं कि 0.5 भी नीचे से कॉमन आ जाएगा और 10⁻⁻6 भी कॉमन आ जाएगा। 2k की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, 0.5 बाहर आ गया, 10⁻⁻6 बाहर आ गया और 10 प्लस ये हो जाएगा हमारे सामने ये 10 और ये 20 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा ई नेट जो निकल के आएगा दैट विल बी 1.08 इंटू 10⁻6, 1.08 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। दिस इज माई आंसर इसको सॉल्व करने के बाद, राइट। ओके, ये हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब मुझे इसमें डायरेक्शन और बतानी है, तो डायरेक्शन अगर हम देखेंगे तो आप इसमें डायग्राम में चेक करेंगे, दोनों ही इधर जा रही है, दोनों ही कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, एक्स एक्सिस में। कहाँ जा रही है दोनों, एक्स एक्सिस में जा रही है। तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा ई वेक्टर 1.08 इंटू 10⁻6, ये दिस इज वर आई कैप न्यूटन पर कूलम। और अगर लिखना चाहते हैं तो यू कैन राइट प्लस में एक्स प्लस का एक्स एक्सिस। सो इसके साथ हमारा ये चैप्टर नंबर 1 जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 के, इसमें ये कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई डाउट, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, आपके कमेंट्स मोस्ट वेलकम। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और आगे इसको फॉरवर्ड कीजिए जिससे कि आप बाकी के फ्रेंड्स आपके इसको देख सकें। और चैप्टर नंबर 2 की वीडियो भी जल्दी आएगी, चैप्टर नंबर 3 भी आएगा, धीरे धीरे हम इस पर काम कर रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। थैंक यू।